तो त्रिकोणमिति का पहले हम लोग परिचय पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमिति ये अनुपात से संबंधित जो कोण होते हैं, जैसे थीटा हो गया, पाई हो गया, गामा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति में किनका अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं लोग कि आप लोग नोट करते रहिएगा कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच, यानी इसके बीच एक त्रिभुज रहेगा, उसकी भुजाओं और कोणों के बीच के जो संबंधों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, त्रिकोणमिति में किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं जो त्रिकोणमिति शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति शब्द है, त्रिकोणमिति, इसमें जो त्रिकोणमिति शब्द है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो त्रि दिया है, त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, त्रिकोण का अर्थ होता है कोण, और मिति यानी ये जो मिति दिया है, मिति का अर्थ होता है माप। यानी त्रि का अर्थ क्या हुआ, तीन, कोण का अर्थ क्या हुआ, कोण, मिति का अर्थ क्या हुआ, माप। तो ये तीनों शब्दों को यदि हम मिला लें तो बन जाएगा तीन कोणों का माप। यानी त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज के तीन कोणों का माप है। या जो त्रिकोण में देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द से हुई है। जो ग्रीक शब्द क्या है, मेट्रॉन है। इसमें ट्री का अर्थ होता है तीन, गॉन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द से हुई है। और ये ग्रीक शब्द कौन है, ट्रिगोनमेट्रॉन है। ट्री का अर्थ होता है तीन, और गॉन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यदि इन तीनों को यदि हम मिला दें तो हो जाएगा तीन भुजाओं का माप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है उसका नाम क्या क्या होता है, यानी किस भुजा को आधार, किस भुजा को कर्ण और किस भुजा को लंब कहा जाएगा, इसी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज को इंग्लिश कहते हैं राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है
उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। तो यहां भी लिखेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 90 डिग्री का होता है। तो देखिए 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और त्रिभुज जो होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री तो हमने बना लिया। अब ये कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज, देखिए नाम से ही क्लियर है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। त्रिभुज, त्रि का अर्थ होता है 3 और भुज का अर्थ होता है भुजा। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री और त्रि का अर्थ होता है 3 और भुज का अर्थ होता है भुजा। यानी समकोण त्रिभुज भी बनेगा, जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें एक कोण समकोण होगा अर्थात 90 डिग्री का होगा और जो अन्य 2 कोण बचेंगे वो न्यून कोण होंगे अर्थात 90 डिग्री से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले एक समकोण बनाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री और ये तीसरी भुजा जो है खींचते हैं हम लोग। तो ये बनके तैयार हुआ हमारा समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण जो त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक। इसके बाद जो अन्य 2 कोण बच गए, ये दोनों जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ये दोनों जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ये जो दोनों कोण है वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण का अर्थ होता है कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग न्यून कोण के नाम से जानते हैं। यानी जो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का और ये जो अन्य 2 कोण बच जाएंगे वो न्यून कोण होते हैं अर्थात 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट ये भी होता है समकोण त्रिभुज में कि समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण होते हैं, जो न्यून कोण ये वाला और ये वाला जो न्यून कोण है, इन दोनों कोणों का जो योगफल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये वाला जो कोण अगर मान लेते हैं x है, अगर ये वाला जो कोण है y डिग्री है तो ये दोनों x प्लस y यानी कोण x प्लस कोण y इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एक पॉइंट ये भी बनता है हम लोगों का कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का और जो अन्य 2 कोण है वो न्यून कोण होते हैं तथा दोनों न्यून कोणों का जो योगफल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जाने। अब यहाँ पे जानते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में कि किस भुजा को क्या नाम दिया जाता है और उसकी पहचान कैसे की जाती है। तो इसके बाद अगला हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक अगला समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में ये देखते हैं कि एक हमारा एक समकोण त्रिभुज बनके तैयार हुआ। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। एक भुजा का नाम दिया जाता है कर्ण। कर्ण इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको कैपिटल H से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरी भुजा जो होती है वो लंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी भुजा कहलाती है आधार, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसको हम B से प्रदर्शित करते हैं। यही समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती है उनका अलग अलग नाम होता है। एक भुजा को नाम कर्ण दिया जाता है जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और इसको इस कैपिटल H से प्रदर्शित किया जाता है।
इसके बाद जो दूसरी भुजा है उसको परपेंडिकुलर नाम देते हैं, जिसको कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। एक तीसरी भुजा जो आधार होती है, जिसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, और इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इस चित्र में देखते हैं कि कौन सा भुजा कर्ण कहलाएगा, कौन सा भुजा लंब कहलाएगा और कौन सा भुजा आधार कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस भुजा का नाम हम लोग कर्ण देते हैं। हमारे पास 3 भुजाएं हैं, तो पहली पॉइंट ये होती है कर्ण। तो कर्ण के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि कर्ण किस भुजा को कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे हम समकोण त्रिभुज का कर्ण कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है ये, और इसका नाम है कर्ण। यानी इस भुजा को क्या नाम दिया जाता है? कर्ण नाम दिया जाता है। और ये जो भुजा है, इस भुजा को सामान्य तौर पे आधार कहेंगे, और इस भुजा का जो नाम है वो होगा लंब। इस फिगर के अनुसार अगर सामान्य तौर पर देखें तो जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण कहलाएगी, जो नीचे वाली भुजा है ये आधार कहलाएगी, और ये जो भुजा है वो लंब कहलाएगी। लेकिन कुछ ऐसे स्थितियां आएगी जिसमें जब त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो एंगल के आधार पे आधार और लंब आपस में परिवर्तित होंगे, लेकिन कर्ण परिवर्तित नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा समकोण त्रिभुज में लंब है और जो आधार है ये कैसे परिवर्तित होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने बताया कि जो कर्ण है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, या ये भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, ये कर्ण कहलाता है। जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ये कर्ण कहलाता है। तो कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसके बाद हमारा रह गया लंब और आधार, ये परिवर्तित होते हैं। तो इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखिएगा कि लंब और आधार कैसे परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम सभी लोग समझेंगे। यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग, और इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे कि जो हमारा आधार है और जो लंब है वो कैसे आपस में परिवर्तित होगा, लेकिन कर्ण परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिए हमने बताया यहाँ पे कि जो समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है उसकी सबसे भुजा बड़ी जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण हो गया। यानी दोनों फिगर में ये दोनों जो भुजाएं हैं ये कर्ण है। अब डिसाइड ये करना है कि लंब और आधार आपस में परिवर्तित कैसे होते हैं कोण के आधार पे। ये कोण के आधार पे बदल जाते हैं। तो यहाँ पे इसी बात का ध्यान देना है कि यदि हमारा अगर त्रिभुज ABC है, अगर हम एंगल C लेते हैं, अगर एंगल हम C लेते हैं तो C जब लेंगे तो C के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगा? लंब। यानी जिस एंगल से हम लेंगे उस एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो कहलाएगी लंब। और इसके बाद ये सबसे बड़ी जो भुजा है वो कहलाएगी कर्ण। तो ये जो भुजा बच गई इसका नाम क्या हो जाएगा? आधार। इसका नाम हो जाएगा आधार। अब इसका नाम जो है आधार होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे फिगर में आते हैं। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहला गई? कर्ण। अब एंगल हमने यहाँ पे C पर लिया था। यदि इस त्रिभुज में हम एंगल A ले तो A के सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये जो बच गई भुजा ये क्या हो जाएगा? आधार
हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे तो उसमें कोण के आधार पर परिवर्तन होगा। तो हमें इसी बात का ध्यान देना है कि यदि हम कोण C लेते हैं, यानी यहां से अगर हम देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार हो जाएगा और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। और इसमें देखेंगे अगर हम यहां से देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा जो है लंब कहलाएगी और सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण है। तो ये जो बच गई भुजा है वो आधार कहलाएगी। तो देखिए इस चित्र में यही मिला हमको देखने को कि ये जब लंब है और ये आधार हो गया, इसमें ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, लेकिन कर्ण परिवर्तित नहीं हुआ। कर्ण AC इसमें भी है और AC उसमें भी कर्ण है। तो इसमें इसी बात का ध्यान देना है आप लोगों को कि जहां से आप कोण लेंगे उसी कोण के आधार पे तय होगा कि कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी। तो कोण जिस पॉइंट से हम कोण को देखेंगे तो कोण C के सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। जो नीचे वाली जो भुजा बच गई वो आधार हुई। और इसमें हमने एंगल यानी कोण A से लिया तो A के सामने वाली भुजा लंब कहलाई और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाई और ये बच गई भुजा जो हमारा है आधार है। तो अब पढ़ते हैं, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं जो लंब, आधार और जो कर्ण दिया हुआ है, तो इसमें से यदि हमें दो भुजाएं ज्ञात हैं और एक भुजा हमें ज्ञात नहीं है, तो जो भुजाएं हमें ज्ञात नहीं होगी उस भुजा का जो माप है हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पे देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे भुजाओं का माप निकालेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज के लिए, एक समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए ये भुजा जो है इसका कर्ण है और ये भुजा जो है लंब है और ये भुजा जो है आधार है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये पाइथागोरस ने ये बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। या इसी को हम कह सकते हैं कि यदि हम कर्ण बराबर निकालना चाहें तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। और दूसरी, यदि हमें भुजा कर्ण का मान दिया हो, यदि कर्ण का मान दे दिया, आधार का मान दे दिया, हमें लंब निकालना हो, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। या लंब बराबर यदि हम निकालें तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी हमें लंब निकालना हो तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। इसके बाद तीसरा जो सूत्र बनेगा, यदि हमें लंब दे दिया और कर्ण दे दिया और हमें निकालना क्या हो गया, आधार निकालना हो गया, तो आधार बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि हम आधार बराबर निकालें तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये है अपना पाइथागोरस थ्योरम का पूरा फंडा है, जिसमें यदि हमें कर्ण निकालना हो तो इस सूत्र का यूज करेंगे और लंब निकालना हो तो इस पॉइंट का और आधार निकालना हो तो इस पॉइंट का यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आ जाते हैं इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों पे। तो हमारे पास जो
ये त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी संख्या 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो नाम है उनका पूरा नाम, संक्षिप्त नाम हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग संक्षिप्त नाम और पूरा नाम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो संख्या होती है, यानी यहाँ पे संख्या की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरा नाम और संक्षिप्त नाम जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूरा नाम और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसका संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। तो अब यहाँ पे पहला जो होता है वो होता है साइन, SINE। पहला क्या होता है? साइन, SINE। इसका संक्षिप्त रूप होता है SIN, साइन। और इसको कहते हैं हम लोग जया। क्या कहते हैं इसको? जया कहते हैं। यानी पहला कौन होता है? साइन होता है और संक्षिप्त नाम SIN, साइन। और इसका हिंदी नाम होता है जया। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा होता है कोसाइन, कोसाइन। दूसरा क्या होता है? कोसाइन। इसका संक्षिप्त नाम होता है कॉस, संक्षिप्त नाम क्या होता है? कॉस। और इसको बोलते हैं हम लोग, जया हो गया तो इसको बोलते हैं कोज्या। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? कोज्या नाम देते हैं। ठीक। इसके बाद तीसरा आता है टेंजेंट, टेंजेंट। तीसरा क्या होता है? टेंजेंट होता है। और इसका जो संक्षिप्त नाम होता है TAN, टैन। इसका नाम होता है टैन। और इसको बोलते हैं स्पर्शजया, स्पर्शजया के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद चौथा जो होता है वो होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट। चौथा होता है कोसेकेंट और इसका शॉर्ट नेम होता है यानी संक्षिप्त नाम होता है कोशेक। इसका संक्षिप्त नाम क्या होता है? कोशेक। इसको बोलते हैं हम लोग व्यूजया। क्या बोलते हैं इसको? व्यूजया बोलते हैं। और पांचवा होता है सेकेंड, SECANT, सेकेंड होता है। इसका संक्षिप्त नाम होता है सेक। यानी पांचवें नंबर पे कौन आता है? सेकेंड आता है। इसका संक्षिप्त नाम क्या होता है? सेक होता है। और इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग व्यूकोज्या। इसको नाम देते हैं हम लोग व्यूकोज्या। इसके बाद लास्ट छठवां जो आता है वो कॉर्जेंट आता है, COTANGENT, कॉर्जेंट आता है। और इसका शॉर्ट नेम होता है कॉट, यानी संक्षिप्त नाम क्या होता है? कॉट, COT, कॉट। इसको बोलते हैं हम लोग व्यूस्पर्शजया, व्यूस्पर्शजया। तो ये है अब हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनको फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए पहला है पूरा नाम और ये संक्षिप्त नाम। तो देखिए पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम होता है साइन, SINE। और इसका संक्षिप्त नाम होता है साइन, SIN। और इसको बोलते हैं जया बोलते हैं। दूसरा होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। और इसका संक्षिप्त नाम होता है कॉस, COS। इसको बोलते हैं कोज्या। अब ये तीसरा होता है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। और इसका संक्षिप्त नाम होता है टैन। और इसको बोलते हैं स्पर्शजया के नाम से जानते हैं। और चौथा होता है कोसेकेंट। चौथा क्या होता है? कोसेकेंट होता है। चौथे नंबर पे आता है कोसेकेंट। इसका संक्षिप्त नाम होता है कोशेक, COSEC, कोशेक। इसको बोलते हैं व्यूजया, व्यूजया बोलते हैं। और पांचवा होता है सेकेंड, SECANT, सेकेंड। और इसका संक्षिप्त नाम होता है सेक, SEC। और इसको बोलते हैं व्यूकोज्या। इसके बाद छठवां होता है कॉर्जेंट, COTANGENT, कॉर्जेंट। और इसका संक्षिप्त नाम हम लोग लिखते हैं कॉट, COT, कॉट। इसको बोलते हैं व्यूस्पर्शजया। तो ये है हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनका हमने पूरा नाम और संक्षिप्त नाम यहाँ पे लिख दिया। और ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं हम लोग FORMULA, फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला फॉर्मूला जो है
हम लोग लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हुआ, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है और इस भुजा का नाम कर्ण, और इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी और जो नीचे वाली जो भुजा है वो आधार हो जाएगी। तो अब ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र है उनको लिखते हैं हम लोग। तो पहला होता है साइन थीटा बराबर, पहला होता है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है। अब देखिए साइन का ही अपोजिट क्या होता है, साइन का ही अपोजिट होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। अब हमेशा याद रखिएगा आप सभी लोग कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे में लंब होता है। यानी जो साइन है वो कोसेक का अपोजिट होता है, तो साइन में लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक में कर्ण बटे में लंब होता है। ठीक वैसे ही जो है होता है यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, तो हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। अब इसके बाद आता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है। तो tan का जो अपोजिट होता है, tan का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है cot थीटा होता है। तो यहाँ पे जब हम cot थीटा का सूत्र लिखेंगे तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो tan का अपोजिट होता है cot, तो उल्टा हो जाएगा आधार बटे में लंब, यानी cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो ये जो है 6 त्रिकोणमितीय सूत्र है, sin थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, तो sin का अपोजिट होता है कोसेक, तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो cos थीटा का अपोजिट क्या होता है sec थीटा, तो जब cos थीटा आधार बटे में कर्ण तो sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे में आधार। यानी इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला, तो इसका ऊपर वाला जो इसका नीचे वाला है वो ऊपर वाला होता है इसका, और इसका ऊपर वाला नीचे, यानी उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो cot थीटा बराबर क्या जाएगा आधार बटे में लंब, यानी ऊपर लंब है और नीचे आधार है, तो यहाँ पे आधार ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के ये 6 सूत्र है। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस सूत्र को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा, सूत्र याद करने के ट्रिक। तो देखिए सूत्र याद करने का एक बहुत ही बेहतर और आसान ट्रिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाल बटे में कक्का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लाल बटे में कक्का के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लोग LAL लाल और बटे में कक्का, बटे में कक्का। तो देखिए LAL लाल, KKA कक्का, यानी लाल बटे में कक्का हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि L का अर्थ होता है लंब, हमने L का अर्थ क्या लिया लंब, और A का अर्थ लिया हमने आधार, और K का अर्थ हमने लिया कर्ण। यानी यहाँ पे जो हमने लिखा है तो L का मतलब क्या हुआ लंब हुआ, A का मतलब क्या हुआ आधार हुआ, K का मतलब क्या हुआ कर्ण हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपको सीरियल नंबर याद रखना होगा कि जो पहला सूत्र होगा वो साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए और तीसरा टेन के लिए। तो देखिए साइन का जब लेंगे तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार। अब इसके बाद नीचे की तरफ ले तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। तो यहाँ पे अगर हमें कोसेक बराबर लेना होगा तो कोसेक बराबर क्या होगा कर्ण बटे में लंब, सेक बराबर क्या होगा कर्ण बटे में आधार, कॉट ए बराबर क्या होगा आधार बटे में लंब।
तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा जो है साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण है, तो यहाँ पे देखिए साइन के लिए क्या है, लंब बटे में कर्ण है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे में लंब है, तो कोसेक के स्थान पे क्या है, कर्ण बटे में लंब है, कर्ण बटे में लंब है। तो इसी तरह से इन सूत्रों को आप सभी लोगों को इस सूत्र के यानी इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोग याद रखिएगा कि पहले साइन, इसके बाद कॉस, इसके बाद टेन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट होता है। तो ये लाभ बटे में का जो है आप सभी लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बात याद रखिएगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके कोणों को प्रदर्शित करने के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ ग्रीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन ग्रीक शब्दों को यहाँ पे लिख देते हैं और उनको याद कर लीजिएगा कि उन ग्रीक शब्दों का क्या नाम होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीक शब्द है इसको हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा होता है, इसको नाम देते हैं हम लोग फाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाई बोला जाता है। इसके बाद इसको जो है अल्फा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अल्फा। और इसके बाद यहाँ पे जो है इसको नाम दिया जाएगा बीटा। इसको नाम दिया जाएगा बीटा। और इसके बाद एक आता है अल्फा के बाद इसको नाम दिया जाता है गामा। तो ज्यादातर यही जो 5 जो ग्रीक अक्षर हैं वो यूज होंगे। तो यहाँ इसको बोलेंगे थीटा, इसको बोला जाता है फाई, इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। तो ये जो है ग्रीक अक्षर है। ये कौन से अक्षर है, ग्रीक अक्षर है जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ हमेशा यूज होते हैं, जो कोण को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।